आज़ादी मांगी नहीं जाती, आज़ादी छीनी जाती है। स्कूल में तो हम सबने पढ़ा है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। लेकिन इस आज़ादी के पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है और अनगिनत लोगों का सेक्रीफाइस है जो हमें नहीं पता। इस सीरीज में मैं इसी टॉपिक को बहुत ही डिटेल में कवर कर रहा हूँ। एपिसोड 1 ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है। इसकी लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं हाउ इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस का एपिसोड 2, इनकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव द रिवॉल्यूशन। लास्ट पार्ट में हमने जलियांवाला बाग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बहुत ही डिटेल में बात की थी। क्या रीज़न थे इनके, इस मूवमेंट में पब्लिक का क्या रोल था और इसके आउटकम क्या निकले। बहुत बढ़िया वीडियो बनाई है और इसकी लिंक आपको आई बटन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। उसे देखकर इस वीडियो पर आए तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। मार्च 1922 में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। उनके अरेस्ट के बाद एक बहस छिड़ गई थी कांग्रेस में कि आगे क्या करें। एक सेक्शन निकल के आया जिसमें सी आर दास, मोतीलाल नेहरू थे। उनका मानना था कि हम जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का विरोध कर रहे हैं उसे बंद करें ताकि उसमें हम इंडियंस एंट्री लेकर उसे अंदर से वीक करें। वो चाहते थे एंड और मेंड करे इन काउंसिल को। मतलब वो गवर्नमेंट के आगे अपनी डिमांड रखेंगे और अगर गवर्नमेंट उनकी बात नहीं मानती है तो वो काउंसिल को प्रॉपरली वर्क नहीं करने देंगे। इस सेक्शन को स्वराजिस नाम दिया गया। वहीं जो दूसरा सेक्शन था वो काउंसिल में एंट्री को अपोज कर रहा था और वो चाहते थे कंस्ट्रक्टिव वर्क किया जाए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कंटिन्यू किया जाए और प्रिपरेशन की जाए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। इनको नो चेंजेस कहा गया और इनमें वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद थे। दिसंबर 1922 के गया सेशन में कांग्रेस ने डिसाइड किया कि वो एंड और मेंड वाली पॉलिसी को ड्रॉप करके कंस्ट्रक्टिव वर्क वाली पॉलिसी को ऑप्ट करेंगे। मतलब सीधे शब्दों में स्वराजिस की हार हुई और इसके रिस्पॉन्स में सी आर दास, मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से रिजाइन करके स्वराजिस पार्टी बनाई। स्वराजिस ने क्या रीजन दिए थे काउंसिल ज्वाइन करने के, आई जानते हैं। उनका मानना था कि काउंसिल में ज्वाइन करने से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्लो नहीं होगा बल्कि वो और फास्ट हो जाएगा और एक नए फ्रंट पर भी चालू हो जाएगा। नो चेंजर्स का क्या आर्गुमेंट था उन्हें भी जानते हैं। उनको लगा काउंसिल में ज्वाइन करने से कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं होगा और रिवॉल्यूशन की हवा ठंडी पड़ जाएगी और करप्शन भी बढ़ जाएगा। दोनों ही साइड स्प्लिट होना नहीं चाहती थी। उन्होंने एक साथ रहकर गांधी जी के अंडर काम करने का फैसला किया। सितंबर 1923 में फिर दोनों ग्रुप ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। स्वराजिस को इलेक्शन लड़ने की परमिशन दे दी गई लेकिन कांग्रेस के अंडर रहकर। वहीं स्वराजिस ने भी नो चेंजर्स की सारी बातें मान ली, सिर्फ एक डिफरेंस के साथ कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल ज्वाइन करेंगे। नवंबर 1923 में इलेक्शन होने थे और अक्टूबर में स्वराजिस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र रिलीज किया। उसके कुछ मेन पॉइंट्स थे। फर्स्ट, ब्रिटिश इंडिया में रूल हमारी हेल्प करने के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए कर रहा है। सेकंड, उनके सो कॉल्ड रिफॉर्म्स के पीछे एक ही मोटिव था, जितना हो सके भारत को लूटा जाए। थर्ड, स्वराज सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड रखेंगे ब्रिटिशर्स के सामने। फोर्थ, अगर गवर्नमेंट ने उनकी बात नहीं मानी तो काउंसिल को वर्क नहीं करने देंगे और गवर्नमेंट की वर्किंग को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे। अब गांधी जी का क्या विचार था आइए उसे भी जानते हैं। शुरू में तो वो स्वराजिस की काउंसिल एंट्री वाली मांग के खिलाफ थे लेकिन 1924 में
जेल से निकलने के बाद उनके माइंडसेट में धीरे धीरे शिफ्ट आने लगा। उनको लगा कि काउंसिल एंट्री को अपोज करके वो गलती कर रहा है। और 1923 के इलेक्शन में स्वराजिस्ट ने 141 में से 42 सीट जीत ली है और क्लियर मेजोरिटी मिलकर सेंट्रल प्रोविंस में। लेजिस्लेचर में भी लिबरल्स और कई सारे इंडिपेंडेंट्स जैसे कि जन्ना मालवीय के साथ मिलकर मेजोरिटी हासिल कर ली थी। स्वराजिस्ट का काम देखकर गांधी जी कन्विंस हो गए कि ये सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट का हिस्सा बनकर नहीं रह जाएंगे। 1924 का एंड आते आते गवर्नमेंट स्वराजिस्ट के खिलाफ एक्शन लेने लगी, जिससे गुस्सा होकर गांधी जी ने स्वराजिस्ट का सपोर्ट किया और 1924 के कांग्रेस सेशन में ये डिसाइड हुआ कि स्वराजिस्ट कांग्रेस का इंटीग्रल पार्ट बन जाएगी। कुछ टाइम बाद देश में जगह जगह दंगे होने लगे और स्वराजिस्ट में दरार सी बनने लगी कि किसको सपोर्ट करे किसको ना करे, जिससे धीरे धीरे उनकी पोजीशन वीक होने लगी। इंग्लिश ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का यूज यहां भी किया और वह सक्सेसफुल हो गए हिंदूज और मुस्लिम को अलग अलग करने में। कम्युनल टेंशन्स बढ़ने लगी। 1926 में इलेक्शन के टाइम पर भी यही हुआ। मेन लीडरशिप ने इलेक्शन को बॉयकॉट किया, लेकिन कई लोगों ने इलेक्शन में पार्ट लिया। फाइनली 1930 में कांग्रेस के लाहौर सेशन के बाद स्वराजिस्ट को अलग कर दिया गया। स्वराजिस्ट की क्या अचीवमेंट थी आइए उन्हें जानते हैं। कई बार कोलिशन पार्टनर्स के साथ मिलकर उन्होंने गवर्नमेंट को वोट आउट भी किया बिल्स के टाइम पर। उन्होंने कई बार सेल्फ गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन पर पावरफुल स्पीच दी, जिसका पब्लिक पर बहुत इम्पैक्ट पड़ा। विट्ठल भाई पटेल को 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्पीकर इलेक्ट किया गया। सबसे बड़ी अचीवमेंट जो थी वो थी पब्लिक सेफ्टी बिल को वोट आउट करना। स्वराजिस्ट ने दिखाया कि काउंसिल को अच्छे काम के लिए भी यूज कर सकते हैं। स्वराजिस्ट के क्या ड्रॉबैक्स थे आइए उन्हें भी जानते हैं। स्वराजिस्ट में कोऑर्डिनेशन की कमी थी। डिफरेंट आइडियोलॉजीज की वजह से कोalition पार्टनर्स के साथ ज़्यादा नहीं रह पाए। ऑफिस में मिलने वाली पावर पर्क्स और प्रिविलेजेस को भी वो मना नहीं कर पाए। अब नो चेंजर्स ने क्या कंस्ट्रक्टिव वर्क किया आइए उसे भी जानते हैं। बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस सेटअप किए गए जिसमें स्टूडेंट को कॉलोनियल आइडियोलॉजी की इन्फ्लुएंस से बचाया गया। बहुत काम किया गया हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनाने के लिए, फॉरेन क्लॉथ लिकर को बॉयकॉट करने के लिए और अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए। अब जो स्कूल या कॉलेजेस खोले गए थे, इसमें गरीब लोगों के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे और जॉब के लिए डिग्री की ज़रूरत थी, तो स्टूडेंट वापस गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाने लगे। खादी बहुत महंगी थी तो फॉरेन क्लॉथ को ज़्यादा बॉयकॉट नहीं कर पाए और अनटचेबल को भी ज़्यादा फायदा नहीं मिला क्योंकि उनकी फिनेंशियल हालत में कोई चेंज नहीं आया। रशियन रिवॉल्यूशन के बाद सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट आइडियाज भी इंडिया में स्प्रेड होने लगे। बहुत सारे लोग जिनमें जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस भी थे, उनकी वजह से कांग्रेस में लेफ्ट विंग का राइज होने लगा। इसमें यंग लोग थे जो गांधी जी के नॉन वायलेंस से सेटिस्फाइड नहीं थे और रशियन रिवॉल्यूशन जैसा कुछ करना चाहते थे। 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई को फॉर्म किया गया और एम एन रॉय उसके पहले हेड बने। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद लोग वॉयलेंट मेथड की ओर क्यों अट्रैक्ट होने लगे आइए जानते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान बहुत सारे ग्रुप्स ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसका सपोर्ट किया, लेकिन जब एकदम से उस मूवमेंट को वापस ले लिया गया तो सब कंफ्यूज हो गए। वो लीडर्स की नॉन वायलेंस वाली स्ट्रैटेजी को क्वेश्चन करने लगे। यंग लोग ना ही स्वराजिस्ट और ना ही नो चेंजेस की ओर अट्रैक्टिव थे। उनका मानना था कि इंडिया को सिर्फ फोर्स की हेल्प से ही आज़ाद करा सकते हैं।
अब आते हैं उस टाइम के यूपी बिहार और पंजाब के एरियाज पर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि उस टाइम के यूपी को यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे और इसके अंदर आज का उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आता था। उस टाइम के बिहार में आज के झारखंड, बिहार और उड़ीसा के कुछ पार्ट्स आते थे और पंजाब में भी इंडिया प्लस पाकिस्तान का पंजाब आता था। HRA या हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, जिसका बाद में नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया गया, उसे अक्टूबर 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद चटर्जी और सचिन सयाल के द्वारा बनाया गया। HRA का एम था आर्म्ड रिवॉल्यूशन करके ब्रिटिशर्स को यहां से बाहर निकालना। काकोरी रॉबरी, ये HRA का सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन था। लखनऊ के पास एक जगह है काकोरी, वहां एक ट्रेन से गवर्नमेंट का बहुत सारा कैश लूटा गया। इसमें 4 लोग, बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी को फांसी हुई और 17 को जेल की सजा मिली। काकोरी HRA के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। काकोरी के सेटबैक से उभरने के लिए यंग रिवॉल्यूशनरीज ने वापस HRA को एकजुट करने का फैसला लिया। HRA का नाम बदलकर HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। इसमें भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण जैसे बहुत सारे लोग शामिल थे। भगत सिंह शिवराम राजगुरु ने मिलकर सॉन्डर्स को गोली मार दी। उन्होंने गलती से सॉन्डर्स को सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जेम्स स्कॉट समझ लिया था। जेम्स स्कॉट ने शेर पंजाब लाला लाजपत राय और उनके साथियों पर लाठीचार्ज करवाया, जिसमें लाला लाजपत राय की डेथ हो गई। अब HSRA के लीडर्स ने डिसाइड किया कि जब देश की जनता रिवॉल्यूशन में शामिल होगी तभी ब्रिटिशर्स को बाहर निकाल सकते हैं। पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बाटुकेश्वर दत्त को कहा गया कि वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंकेंगे। बॉम्ब को जानबूझ के हार्मलेस बनाया गया ताकि बहरों तक उनकी आवाज पहुंचे। इस मूवमेंट के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव था अरेस्ट होकर कोर्ट ट्रायल को एज ए प्रोपेगेंडा यूज करेंगे, लोगों तक अपने आइडियाज, अपना मूवमेंट पहुंचाने के लिए। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में जेल की सजा मिली। बाकी बहुत सारे लोगों को भी सजा दी गई। जेल में भी इनका आंदोलन चालू रहा। वहां इन्होंने जेल की बेकार कंडीशन के खिलाफ भूख हड़ताल की। अब तक भगत सिंह का नाम हर घर में जाना जाने लगा था। दिसंबर 1929 में वायसरॉय की ट्रेन उड़ा दी गई, जिसमें चंद्रशेखर आजाद का भी हाथ था। जब 27 फरवरी 1931 को आजाद ने अपने दोस्तों को मिलने के लिए बुलाया एल्फ्रेड पार्क में, तो किसी दोस्त ने उन्हें धोखा देकर ये बात ब्रिटिशर्स को बता दी। वहां ब्रिटिशर्स फोर्स लेकर पहुंच गए और जब भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा तो चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को गोली मार ली और कभी भी ब्रिटिशर्स के हाथों न पकड़े जाने का वचन निभाया। और 23 मार्च 1931 को सॉन्डर्स के मर्डर के चार्ज में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई। ये कहा जाता है जब उनको फांसी की सजा दी जा रही थी तो वो तीनों बहुत खुश थे और भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। यूपी, बिहार, पंजाब से अब आते बंगाल पर। 1920s में बंगाल में भी बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी ग्रुप बनने लगे। कलकत्ता पुलिस कमिश्नर चार्ल्स रिगॉर्ड के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद गवर्नमेंट रिवॉल्यूशनरीज के ऊपर टूट पड़ी। कई लोग, जिनमें सुभाष चंद्र बोस भी थे, उन्हें जेल में डाल दिया गया। गवर्नमेंट के प्रेशर के बाद बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज पीछे हट गए, लेकिन कुछ टाइम बाद ही नए रिवॉल्ट ग्रुप बनने लगे, जिनमें सूर्यसेन का चित्तगोंग ग्रुप बहुत पॉपुलर था। चित्तगोंग आर्मरी रेड। सूर्यसेन ने अनंत सिंह, गणेश घोष और लोकनाथ के साथ मिलकर ये डिसाइड किया कि वो आर्म रिबेलियन, मतलब हथियारों का यूज करके ब्रिटिश के खिलाफ लड़ेंगे।
उनका मेन मकसद था ये दिखाना कि ब्रिटिश जैसा पावरफुल एम्पायर को भी चैलेंज करके हरा सकते हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि चित्तगोंग के पास जो ब्रिटिश की मेन आर्मरी है उस पर कब्जा करके रिवॉल्यूशनरीज तक आर्म्स पहुंचाएंगे, ताकि टेलीफोन लाइन को तोड़कर चित्तगोंग और पूरे बंगाल की रेलवे कनेक्टिविटी को भी खत्म कर दिया जाए। इस रेड को अप्रैल 1930 में किया गया और इसमें शामिल 65 एक्टिविस्ट को नाम दिया गया इंडियन रिपब्लिकन आर्मी चित्तगोंग ब्रांच। रेड काफी सक्सेसफुल थी और सेन ने नेशनल फ्लैग होस्ट किया, सैल्यूट किया और अपनी गवर्नमेंट भी क्लेम कर दी। बाद में वो सब आसपास के गांव में जाकर वहां की गवर्नमेंट बिल्डिंग को टारगेट बनाने लगे। सेन को फरवरी 1933 में अरेस्ट कर लिया गया और जनवरी 1934 में फांसी दे दी गई। लेकिन चिटगांव रेड ने यूथ के मन में चिंगारी जला दी और पूरे देश से लोग इसमें ज्वाइन करने के लिए आने लगे। ये जो नए दौर का रिवॉल्यूशन जब बंगाल में चल रहा था उसके कुछ एस्पेक्ट जानते हैं। इन मूवमेंट्स में वुमेन का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखा गया। इंडिविजुअल एक्शंस की बजाय ग्रुप एक्शन से ज़्यादा फोकस किया गया। मेन ऑब्जेक्टिव था कि यूथ के सामने एक एग्जाम्पल सेट किया जाए और ब्रिटिशर्स को नीचा दिखाए। मुस्लिम ने भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। ये मूवमेंट एक ब्रॉडर सोशियो इकोनॉमिक गोल देने में फेल हो गया था। जो लोग स्वराज्य के साथ काम कर रहे थे वो जमींदारों के खिलाफ मुस्लिम को सपोर्ट नहीं कर पाए। पहले तो गवर्नमेंट पैनिक कर गई, लेकिन फिर उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया। चिटगांव और उसके आसपास के गांव को जला दिया गया और कई लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। आइडियोलॉजिकल रीथिंकिंग, रिवॉल्यूशनरी आइडियोलॉजी, फॉर्म्स और रिवॉल्यूशनरी स्ट्रगल और रिवॉल्यूशन का गोल क्या होगा, इस पर सबसे मेजर ब्रेक थ्रू भगत सिंह और उनके साथी लाए थे। लेट 1920s के बाद इंडिविजुअल एक्शन की बजाय ग्रुप एक्शन पर फोकस शिफ्ट होने लगा। बिस्मिल ने अपने लास्ट डेज में कहा था, पिस्टल छोड़ दो और पहले हिंदू मुस्लिम एक हो जाओ और सारे ग्रुप कांग्रेस के अंडर आकर एक साथ काम करो। अरेस्ट होने के कुछ टाइम पहले भगत सिंह ने भी ये मानना शुरू कर दिया था कि इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन से कुछ नहीं होगा और मास मूवमेंट हो। वो धीरे धीरे मार्क्सिज्म की ओर शिफ्ट होने लगे थे। लेकिन फिर इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन की क्या नीड थी? आइडियोलॉजी को चेंज करना हिस्टोरिकल प्रोसेस है और उस समय इतना टाइम नहीं था। सेकंड, इनमें से मोस्टली लोग यंग थे तो इन्हें एक्सपीरियंस नहीं था लोगों को रिक्रूट करना और इतना मास रिवॉल्यूशन को हैंडल करने का। तो इन्होंने सोचा छोटे छोटे ग्रुप में एक्शन करेंगे और कोर्ट के ट्रायल को एज ए प्रोपेगेंडा यूज करेंगे। रिवॉल्यूशन का मतलब अब सिर्फ मिलिटेंसी या वॉयलेंस नहीं रह गया था। उसका मेन पर्पस था देश को आज़ाद कराना और ब्रिटिश को बाहर फेंकना और एक ऐसा सिस्टम बनाना जिसमें किसी भी इंसान के द्वारा दूसरे इंसान का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो इस एपिसोड में इतना ही। बहुत मेहनत लगी इसे बनाने में, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके बाकी वीडियोस भी देखिए। और अगर आपने इस सीरीज का पहला एपिसोड नहीं देखा तो इसे ज़रूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।